गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 जनवरी है, तो आज के महत्वपूर्ण डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो आप लोगों के लिए पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। और यह यूज़फुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर। तो आप लगातार चीज़ों को कवर जो किया जा रहा है उसमें शामिल हों और अपने ब्रॉड एस्पेक्ट को कवर करें। तो आज का टॉपिक जो प्रीलिम्स का है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसे स्वदेशी जो युद्धपोत आईएनएस सूरत, नीलगिरी और पनडुब्बी वाघसिर नौसेना बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले मैंने इस पर न्यूज़ भी कवर किया था, वाघसिर पर भी। तो यहाँ से हम पीटी फैक्ट न्यूज़ को कवर करेंगे, साथ ही कुछ कंटेंट को देखेंगे। भार्गवास्त्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ड्रोन तकनीक जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे संबंधित चिंताएं बढ़ रही है, तो उसके समाधान के लिए भार्गवास्त्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अप पिक्सल और दिगंतरा क्या है, यह कौन सी उपलब्धि हासिल किया है, साथ ही साथ इसके लक्ष्य क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग कवर करके जाइएगा। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाने की सिफारिश की गई है, तो इसके भारतीय संदर्भ को भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है, भारतीय चुनौतियाँ क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक इसके प्रीलिम्स के स्तर पर देखेंगे। भारत ने एक दिवसीय प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर बनाया है, तो महिला टीम ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं, साथ ही साथ कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जो पीटी एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण है, तो उसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के मेंस टॉपिक में दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप लोग को कवर करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। वैश्विक बाजार में नवाचार की अगुवाई, थोड़ा सा ये कल वाला टॉपिक हो गया है। यहाँ पर भारत के विकसित होने के कारण बताए गए हैं, कैसे विकसित हो सकता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर तरक्की के बरकस पोषण की चुनौती, अर्थात जैसे जैसे हम विकास करते हैं उसमें पोषण की स्थितियां क्या है, पोषण की स्थिति अर्थात गरीबी की हम बात करेंगे, इसमें उससे संबंधित पोषण नीतियों की बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों की बात करेंगे, सरकार किस प्रकार के काम किए हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित रिपोर्ट और समितियां जो गठित की गई है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, समितियां बनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे तरक्की और बरकस पोषण की चुनौतियों में। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो इसे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें ऐसे का आज भी टॉपिक नहीं है, रीज़न उसके पीछे है कि उस प्रकार का कंटेंट नहीं था जो आपके एग्ज़ाम के लिए अधिक उपयोगी हो सके, तो इसको आज हम लोग ब्लैंक रखेंगे। चलिए हम लगातार चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो आप इससे ज़रूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। प्राइम बैच और बेसिक बैच, तो प्राइम बैच वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो डेली पीपीटी चाहते हैं, डेली क्लास नोट्स चाहते हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका रिव्यू करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन में शामिल होना चाहते हैं, और आंसर जो दिया जाता है डेली 1 क्वेश्चन मेंस का, और जो आप लोग उत्तर लिख के भेजते हैं उसके लिए एक माइक्रो नोट्स फॉर्मेट के तौर पर आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसने गतिविधि में शामिल होने के लिए, एक्टिव बच्चे बनने के लिए आपको प्राइम बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो यह कहाँ उपलब्ध होगा, यह युक्ति है, इस पर उपलब्ध होगा उसके ऐप पर, तो आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक बैच उन बच्चों के लिए केवल डेली पीपीटी चाहते हैं और केवल नोट्स चाहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए बेसिक बैच उपलब्ध कराया गया है। तो युक्ति है इसके यूट्यूब चैनल पर यह उपलब्ध है, तो आप जाकर वहाँ से फॉलोअप कर सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्राइम बैच के जो सुविधाएं दी जा रही है प्राइम बैच में, उसमें मात्र 599 में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और इससे सस्ता क्या होगा, 365 दिन अगर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, डीपीटी से लेकर पीपीटी से लेकर फॉर्मेट तक, अगर 5 से 7 सुविधाएं डेली दी जा रही है, तो इससे सस्ता दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी आप स्कैन करके इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ होगा। अपने मेंस के व्यू को अगर अलग करना चाहते हैं, मेंस के व्यू को अलग तरीके से लिखना चाहते हैं, नए एस्पेक्ट के साथ लिखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है और इसकी कोर्स की वैलिडिटी 12 मंथ की होती है, अर्थात 365 दिन होती है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।
अगर हम डीएमपी की बात करें तो डेली मेंस प्रैक्टिस कराया जाता है, जो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यू को समझने, लिखने और प्रस्तुतिकरण के लिए। तो इस पर हम लगातार बात करते हैं। क्वेश्चन दोनों बच्चों के लिए उपलब्ध होता है, प्राइम बैच और बेसिक बैच पर। बुक को जो क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा उसका रिव्यू केवल प्राइम बच्चों को होगा। तो आप इसके लिए 1-to-1 मेंटरशिप में भी शामिल हो सकती है। क्या है, तो यह प्राइम बैच के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। उत्तर लेखन में सहायता दिया जाएगा, जो एक्सपीरियंस मेंटर या तो मैं ही खुद इस पर काम करता हूँ। डीएमपी का मूल्यांकन कराया जाता है, उत्तर मॉडल दिया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं आपको दी जाती है, तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। इतना होने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति को सपोर्ट कीजिएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म में जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम से, आप यूट्यूब चैनल से, फिर आपको यह जो व्हाट्सएप चैनल है यहाँ से जुड़िएगा। पेपर कटिंग आपको उपलब्ध कराया जाता है डेली। तो यह आपका लिंक इसका जो है ना, आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देख के जाने की आवश्यकता है। स्वदेशी युद्धपोत जो है आईएनएस सूरत, नीलगिरी और पनडुब्बी जो वाक्सीर है उसको वायुसेना के बेड़े में कल शामिल कर लिया गया। यह पहला अवसर है जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी एक साथ नौसेना में शामिल हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि एक विध्वंसक माना जा रहा है इसमें, एक फ्रिगेट है और एक पनडुब्बी है। तो इस तरीके से दोनों युद्धपोत जो है, पनडुब्बी को पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया। आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी लगभग 75% सामग्री स्वदेशी है। तो आपको यह गर्व होगा कि हमारा जो अब युद्धपोत निर्माण हो रहा है स्वदेशी तकनीक से हो रहा है। इन तीनों के जलावतरण के साथ नौसेना के पास अब 15 हमलावर पनडुब्बी है। तो आपको यह अपडेट भी हो गया, तो इसे याद रखना है। इसके अलावा 2 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, 13 विध्वंसक पोत है और 14 फ्रिगेट के बेड़े हैं, जो आपको भारत के जलावतरण समुद्री सीमा विरासत को बताती है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आईएनएस सूरत क्या है, तो यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। तो यह भी फैक्ट याद रखना है। यह दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। यह आधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत नेटवर्क, केंद्रित क्षमताओं से लैस है। इसे युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव जो डाक शिपयार्ड है लिमिटेड है, वहाँ पर इसे निर्मित किया गया है। शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहाँ पर आपको इसका निर्माण किया गया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक पोतों में से एक है और यह कोलकाता श्रेणी की विध्वंसक श्रेणी का युद्धपोत है। तो इसका फैक्ट याद रखना है। वहीं नीलगिरी की बात करें, यह P-7A स्टील्थ फ्रिगेट आपको परियोजना का पहला युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना में युद्ध डिजाइन और ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। इसे लंबे समय तक समुद्र में रहने और घातक हमलों के लिए उन्नत संस्करणों को शामिल किया गया। लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। और आईएनएस वाघसी, जिस पर मैंने 10 जनवरी को ही न्यूज़ अपडेट किया था आप लोगों को, यह P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी निर्माण भारत में बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसका निर्माण फ्रांस की नौसेना के सहयोग से किया गया। ये सब सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे की न्यूज़ को देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको 10 जनवरी 2025 को ही इससे संबंधित आपको न्यूज़ कवर किया गया था, जिसमें हम कलवरी क्लास के आपको सारी जो अपडेट्स है उस पर बात किए थे। स्कॉर्पियन श्रेणी के जो पनडुब्बियाँ उस पर बात हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75 के बारे में चर्चा हुई थी। तो उस न्यूज़ के साथ अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है। यही मैं बोलता हूँ बार बार, जब न्यूज़ दोबारा आता है तो आपके समय की बचत होती है। तो देखिए, आज आपका 5 जो PDF पहले बताया जा चुका है, जिसमें हम 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस श्रेणी के जो पनडुब्बियाँ का निर्माण कलवरी, करंज, वारगीर, खंडेरी, वेला, वागसीर जो है उसकी चर्चा मैं कर रखा है। तो आपको ये सब क्या करना, अपडेट कर लेना। ये सब चीज़ें पहले भी बताया जा चुका है। आपको रक्षा अधिग्रहण परिषद डैक में 75 प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है उस पर भी मैंने चर्चा कर रखा है। तो आपको 10 जनवरी से न्यूज़ को अपडेट कर लेना है। क्लियर है। तो आप समय अपनी बचा सकते हैं। जो बच्चे नहीं है तो 10 जनवरी का ये जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब एक नया टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है, उस दिन नहीं किया गया था समय के अभाव के कारण। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं DAC की। तो यह रक्षा मंत्रालय के तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण का निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले भी PYQ में प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि पूंजी अधिग्रहण करने वाली संस्था कौन है।
रक्षा क्षेत्र में, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, तो इसे याद रखिएगा। अब इसके रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे, यह भी फैक्ट याद रखना है। और यह कारगिल युद्ध जो 1999 हुआ था, उसके बाद 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा जो प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह के सिफारिश के बाद इसका गठन किया गया। तो इसका गठन 2001 अर्थात तो कारगिल युद्ध के पश्चात किया गया है, जो भारत में रक्षा नीतियों को, रक्षा जो हथियार खरीदे जाएंगे, किस प्रकार के हथियार होंगे, उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी, उसके अधिग्रहण कैसे की जाएगी, इस पर निर्णय लेता है। तो आपको ये डेक के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। चलिए प्रश्न पर अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछ रहा है। तो INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। क्या ये कथन सही है या गलत है? INS नीलगिरी P-7A स्टील्स फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत है। क्या ये कथन सही है या गलत है? INS वागसिर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की पहली पनडुब्बी है। क्या यह सही है या गलत है, मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3। प्रश्न कैसे हैं आप लोग जरूर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि टीम को मोटिवेशन मिल सके। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही है, आपको पूरे मार्केट से अलग दी जा रही है। आपको उस पर रिसर्च करके 3 घंटे रिसर्च की जाती है आपकी PPT तैयार करने में, जो आप कंटेंट के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये है ना कि आप इसे यूटिलाइज बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे आंसर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते हैं। तो अभ्यास कीजिए एक्टिव मोड में। जिन बच्चों का आदत बन गया है ना, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, बशर्ते आप इन चीज़ों पर लगातार काम करते रहिए। तो सही उत्तर आप लोग दे दीजिएगा और कमेंट आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में उसका उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। देखिए भागवास्त्र। अब यही देखिए है क्या है, एक आप मान लीजिए गाड़ी है, उसमें जैसे हम पटाखे रखते हैं ना, वैसे ही मिसाइल के छोटे छोटे मिसाइल इसमें रहेंगे डिब्बे में बंद। और वो क्या करेगा, जब ड्रोन आएगा, ड्रोन की संख्या रहती है ज़्यादा, मान लीजिए 1000-2000 ड्रोन हमला कर देता है, जैसे भी इजराइल के मामले में देखा गया, यूक्रेन के मामले में देखा गया, अन्य क्षेत्रों में भारतीय सीमाओं पर ड्रोन हमले देखे गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके के हमले से बचने के लिए एक ही समय में एक से अधिक ड्रोन को मार गिराने की जो टेक्निक होगी, उसे ही हम भागवास्त्र कहेंगे, जिसे हम ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवास्त्र का परीक्षण किया गया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यह छोटे ड्रोनों को एक साथ नष्ट करने के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया। इसे भागवास्त्र नाम दिया गया। छोटे ड्रोनों से निपटने एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। अब कुल मिलाकर बात यह कीजिएगा, यह 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक आ रहे छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है। माइक्रो जो म्यूनिशन का उपयोग करके इसे मार गिरा सकता है। ये म्यूनिशन दुश्मनों की तरफ से भेजे जा सकते। इस वर्ष इस सिस्टम के बड़े बड़े परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो यह नई उपलब्धि होगी। एक साथ 64 से ज़्यादा मिसाइलें दागने में सक्षम है। मान लीजिए एक ही समय में मान लीजिए 64 ड्रोन आ रहा है एक साथ, या तो ध्यान रखिएगा एक समय में 64 ही मार देगा। उससे ज़्यादा हो तो इससे दूसरा निकलेगा, उससे ज़्यादा हो इससे दूसरा निकलेगा। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ये सब चीज़ें जहाँ 64 से ज़्यादा मिसाइल एक साथ दागने में सक्षम है भागवास्त्र, और 6 किलोमीटर अधिक दूरी के छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है, और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वर्चुअल टारगेट बना सकता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ये मल्टी लेयर सिस्टम डेवलप किया गया है। ये सब ध्यान रखिएगा। महंगी जो मिसाइल टेक्निक है उससे बचाव होगा। देखिए ध्यान यह रखिएगा ना कि हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। हम न्यूनतम लागत अधिकतम प्रतिफल की बात करते हैं। न्यूनतम लागत लगाएं और अधिकतम उसका प्रतिफल, अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करें। अर्थात आप कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन, कॉन्सेप्ट सुनते होंगे ना, उसी तरीके से ये चीज़ें हैं। अगर हम ड्रोन को गिराने के लिए बड़े बड़े मिसाइल अगर करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये खर्च में आपको उसका खर्च भी बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण हम प्रबंधन बेहतर नहीं कर पाएंगे। और वही बोलेगा हाथी को मारने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ गई? मिसाइल की।
हाथी को मारने के लिए चींटी की भी आ सकती, चींटी भी अगर बेहतर तरीके से प्रयोग कर ले चींटी भी मार सकती है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा यह कहाँ निर्मित किया गया, तो ये नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिस लिमिटेड EEL के द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। झुंड ड्रोन के हमले कर सकता है। झुंड ड्रोन अर्थात एक से अधिक जो बातें हज़ारों की संख्या में, 50 की संख्या में जब एक साथ झुंड में आएगा, क्योंकि अब देखिए टेक्निक बढ़ रहा है ना, तो युद्ध का जो क्षेत्र होगा वो भी बदल जाएगा, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले टेक्निक भी बदल जाएंगे। अब कोई भी देश बड़ा बड़ा मिसाइल नहीं दागेगा, छोटे छोटे ड्रोन से। आप अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमलों का चर्चा सुने होंगे, उसको न्यूज़ में देखा होगा। अमेरिका बैठे अपने बेड़े से किसी भी दुर्गम स्थल पर ड्रोन से जाकर हमला करता था। तो इस तरीके की तकनीक जब विकसित हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, लोग विभिन्न देशों के सेनाओं में शामिल हो जाएगा, तो बाद आने वाले समय में युद्ध ड्रोन होना शुरू हो जाएगा। तो हम उन तकनीकों से बचने के लिए अभी से प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले उस विषम स्थिति को अभी से झेलने का अभ्यास करते रहे, उस पर हम तकनीकी और एडवांस थोड़ा सा क्या कर सके, एडवांस रूप से हम उस पर अपनी समझ विकसित कर लें। तो इस तरीके के टेक्निक आने वाले समय में उपयोगी हो जाएंगे, तो इसे भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न अभ्यास कर लीजिए आप लोग। भागवस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे झुंड ड्रोन हमलों के खिलाफ उपयोग के लिए विकसित किया गया, क्या यह कथन सही है? इसे नागपुर स्थित सोलर ग्रुप के सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेसिस लिमिटेड द्वारा आपको विकसित किया गया। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित रूप से किया गया एंटी ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। तो क्या ये कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो तीन, केवल एक, तीन और उपरोक्त सभी। सही कथन का उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखिए टॉपिक पढ़ लेने के बाद उत्तर देना आसान होता है। जब यही क्वेश्चन आपको एक सप्ताह के बाद आएगा, एक महीने के बाद आएगा ना, तो आपके सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। रीज़न उसके पीछे ना निरंतर अभ्यास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिकों को समय समय पर अपने कॉपी पलट के देखनी है। माइक्रो नोट जो आप लोग बनाते हो उसको पलट के देखनी है। आप लोग का 1 वीक हो गया है, नोट्स आप लगातार देख रहे हैं, तो आप लोग जो माइक्रो नोट्स बनाया है ना DNA का, वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे। कहाँ पर? जो आप लोग को पेड ग्रुप है DNA का, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग आज शाम तक कोशिश कीजिए जितने नोट्स माइक्रो नोट्स बनाए हैं उसको शेयर कर देंगे PDF बना के, ताकि मैं रिव्यू कर लूँ, ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। नहीं तो भटकाव ऐसा होगा कि समस्या परेशानी आप लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा। तो आप उसे रिव्यू करा लीजिएगा। और आज जो क्वेश्चन है वो भी रिव्यू हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आज रिव्यू कर दूंगा। तो आप लोग उसको DNA का भी क्या करना, माइक्रो नोट सेंड कर देना है, PDF बना लीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग के लिए मैं निरंतर कुछ न कुछ नया करता रहता हूँ, बशर्ते आप लोग एक्टिव मोड में काम कीजिए। जितना आप एनर्जेटिक रहिएगा उतना ही मैं एक्टिव रूप से काम करूँगा। रीज़न उसके पीछे है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हम लोगों ने झेला है पहले ना, वो मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम नहीं चाहती कि आप लोग उन सब चीज़ों को झेलें। बच्चों का बुक ही रिव्यू नहीं होता, बच्चों का कंटेंट ही रिव्यू नहीं होता। वो पता नहीं क्या क्या बना के रखे रहते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाके छाप के आ जाते हैं। तो पता चलता है उनकी मेहनत भी कर रहे हैं 365 दिन और कंटेंट भी लिख रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी कारण से रुक जा रहा है। तो इसलिए हमारी टीम की पूरी भरकस कोशिश रहेगी आप जो 1 वीक में काम करते हो उसका रिव्यू ज़रूर हो जाए। वो आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का कर रहे हो, बैच की यानी 71 बैच फाउंडेशन बैच की बात करें, अब जल्द ही लॉन्च होगा, उसमें जब आप करिएगा उसमें भी हम लोग ये प्रोवाइड कराएंगे, या DNA कर रहे हैं उसमें भी, तो हम उन सब चीज़ों को रिव्यू सिस्टम हमारा बहुत बेहतर तरीके से आप लोग के लिए होगा, तो हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल और दिगंतरा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष में अभी जो हम बात करते हैं ना, भारत में 250 से अधिक आपको निजी स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही है, जिसमें कुछ कंपनियां हमेशा चर्चा में रहती है, तो उसको ज़रूर कर लेने की आवश्यकता है। जिसमें देखिए अंतरिक्ष जो स्टार्टअप कंपनी है आप पिक्सल और दिगंतरा, उस पर देखिए ये क्या कर रहा है। 2 भारतीय अंतरिक्ष जो स्टार्टअप पिक्सल और दिगंतरा बुधवार को स्पेस रॉकेट पर अपने सैटेलाइट प्रक्षेपण की घोषणा की। तो यह क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में यह कुछ स्पेस शटल क्या करेगा, अंतरिक्ष में छोड़ेगा। उसका उद्देश्य पृथ्वी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तुओं पर बारीकी से नज़र रखेगा। अर्थात जो परिक्रमा करने वाला वस्तु जो होगा
जो आपको गैवरेज के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं, जो हम अंतरिक्ष कचरा है उसकी भी निगरानी कर लेगा, साथ ही में ये सब चीज़ें आपको कराएगा। जहाँ पर भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है पिक्सल, जिसके पास आधुनिक जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाले अपने सैटेलाइट है। तो आपको यहाँ से एक पीटी फैक्ट याद रखना है कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की कौन प्रथम कंपनी है जिसने अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाले सैटेलाइट निर्मित किए हैं। तो पिक्सल नाम याद रखना है। हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी 150 से अधिक बैंडों में पृथ्वी का अवलोकन करने की मदद करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कृषि और रक्षा क्षेत्र में विविध क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है। तो इसे भी याद रखना है ताकि आपसे प्रश्न पूछे तो आप सही उत्तर दे पाए। तो यह क्या होगा, यह क्या है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो कृषि और रक्षा में विविध क्षेत्रों में उपयोग कराता है, साथ ही साथ पृथ्वी का अवलोकन कराएगा। 150 से अधिक बैंडों का यह अवलोकन करता है। और दिगंतरा एरोस्पेस दुनिया का पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट स्पेस कैमरा फॉर जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग अर्थात स्कॉट का प्रक्षेपण की घोषणा की है। तो आपको यह भी पीटी फैक्ट याद रखना है, स्कॉट क्या है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो दुनिया के पहला ऐसा कॉमर्शियल सैटेलाइट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है जो आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी करेगा ताकि सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित किया जा सके। बाहरी अंतरिक्ष की निगरानी या स्थितिजन्य अंतरिक्ष जागरूकता अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब पृथ्वी के चारों ओर कक्षाएं कृत्रिम सैटेलाइट के साथ साथ अंतरिक्ष मलबे से भरी है। तो यह गार्बेज जो है ना, अंतरिक्ष कचरा है, उसका भी निरीक्षण करेगा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष कचरा की निगरानी भी कर सकता है। तो ऑप्शन में स्कॉट रहेगा, तो आप इसे जरूर मार लीजिएगा ऑप्शन में। तो आप इसे चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भारत में यह भविष्य में 18 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पिक्सल ध्यान रखिएगा, पिक्सल योजना अगले 2 महीने में 3 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगा और भविष्य में 18 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और वही दिगंतरा के जो सीईओ है अनिरुद्ध शर्मा और इसके सीईओ जो अवेश अहमद है, दोनों ने ये घोषणा कर रखी है। स्कॉट का उद्देश्य अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ाना, यातायात प्रबंधन को अनुकूल बनाना, अर्थात अंतरिक्ष यातायात, ऐसा नहीं कि आप अपना यातायात समझ लीजिए, गाड़ी होगा, अंतरिक्ष जो जाता है उसके लिए मुहैया कराएगा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पहल को मजबूत करना। वही भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने कहा कि पिक्सल की यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण कदम होगी और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमर्जिंग में कई मामलों विशेष रूप से हमारा रक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है, कवर करना है। क्लियर। अब देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी कंपनियों का योगदान इसरो के साथ तालमेल केवल स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, केवल वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है ताकि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बेहतर कर सकें। अगर हम बात करें इसके बारे में तो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्यवान 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2% हिस्सा है। वहीं सरकार वर्ष 2033 तक इसे 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है और 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात इसमें शामिल होगा, जिससे यह क्या होगा, वैश्विक जो हिस्सेदारी इसका है 7 से 8% तक पहुँचने की उम्मीद है। इस तरीके से वृद्धि निजी क्षेत्रों में भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में 250 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ आगामी वर्षों में बजट 20 से 30% वृद्धि की उम्मीद किए थे। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बल मिलेगा। अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष इसरो के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के योगदान आपको याद रखने हैं ताकि आप जब उत्तर लिखें तो अपडेट डाटा को लिख सकें। 2033 तक भारत के लक्ष्य कितना अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए और अभी वर्तमान में कितना, ये सब फैक्ट याद रखें। कितना वैश्विक बाजार में वह योगदान करता है, जिससे और क्षमता बढ़ाकर हम 7 से 8% तक ले जाने का उम्मीद कर रहे हैं। तो फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, भारतीय में जब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो अंतरिक्ष कंपनियों का योगदान हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साझेदारी और स्वतंत्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप में भूमिका दे रहा है, सैटेलाइट निर्माण में भूमिका कर रहा है, लॉन्चिंग सेवाओं में भूमिका दे रहा है। जैसे इन स्पेस में आपको यह महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है, प्रक्षेपण यान SSLV में यह महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सब फैक्ट याद रखना है। ध्रुवा स्पेस नाम याद रखना है। पिक्सल अनुकूल कॉस्मोस
फिर स्काई रूट्स एरोस्पेस, ये सब स्टार्टअप जो कंपनियां हैं वो काम कर रहा है ताकि हम इस तरीके के भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें और भारत के इकोनॉमी को बढ़ा सके। ये सब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त बात करें, ये लोग अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी योगदान दे रहे हैं। निजी कंपनियों का योगदान, निजी कंपनियों का जो योगदान रहेगा वो सार्वजनिक, जो इसरो कंपनी उसे भी हेल्प करेगा। जैसे हम इसरो और नासा और इसका स्पेस एक्स की बात करते हैं ना, स्पेस एक्स कहाँ पहुँच गया आप लोग इसकी जानकारी होगी ही पहले से। तो ये सब फैक्ट समझिए। जब तक हम पीपी मोड पर काम नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, हम बेहतर तकनीक, बेहतर प्रौद्योगिकी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सब सारे फैक्ट को याद रखना है। ठीक है। उसके सरकार का समर्थन क्या होता है, सरकार आपको समर्थन देती है। इस तरीके से सरकार के पक्षों को जानना है। इस तरीके से हम बेहतर उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। क्लियर है। इसके एक प्रश्न का अभ्यास कर लीजिएगा। कथन और कारण में एक प्रश्न है तो इसे जरूर देखने की आवश्यकता है। जैसे कथन है, पिक्सल और दिगंतरा एरोस्पेस ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के एक नए युग की शुरुआत की है। कारण इसका बताया जा रहा है, पिक्सल ने हाइपोस्पेक्ट्रल तकनीक आधारित उपग्रह विकसित किए, जबकि दिगंतरा दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस कैमरा स्कॉट तैयार किया जो छोटे अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करता है। तो दोनों कथन में बताना है कि कूट के आधार पर कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही तरीके से स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन के सही तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, और आपको इसका उत्तर 7 PM तक आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाए। जो भी बच्चे इच्छुक है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेने के लिए, सामर्थ्य जो मेंटरशिप के रूप में होगा और प्रवाह केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तौर पर होगा। जो आपको लिस्ट दिया जाता है तय टेस्ट का, वो टेस्ट कराया जाएगा प्रवाह में। सामर्थ्य में कंटेंट के साथ साथ सारी चीज़ें दी जाएगी डेली बेसिस पर। तो आपको यह चीज़ क्या करना है, प्रयास करना है। इसके लिए आपको सामर्थ्य और प्रवाह में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, उसके लिए फ़ी क्या है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो बिना देरी किए हुए चीज़ों को जल्दी कवर कीजिए, समय नहीं आप लोगों के पास है। यहाँ पर हम लोगों ने टाइमलाइन बता रखा है कब कौन सा टेस्ट होगा, इस पर पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है। तो जो बच्चे इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है जिस तरीके से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डे 1 डे 4 तक ऐसे ही आप लोग को सारी टारगेट दी जाते हैं। डेली बेसिस पर क्रिप्स नोट्स दिया जाता है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन अभ्यास, उसका प्रश्न मॉडल उत्तर भी दिया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का सुविधा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं 90 डे प्रोग्राम के तहत। चलिए चौथे टॉपिक पर आते हैं। बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता समाजवाद शब्द का जो है उसे हटाने की बात की जा रही है। तो देखिए, ध्यान यहाँ रखने की बात है। नहीं, बांग्लादेश का मामला केवल नहीं है, मामला लोकतंत्र का है, लोकतंत्र का है। मैंने पहले से भी बोल रखा हूँ या ऐसा बोलता रहा हूँ कि अगर शासन व्यवस्था को बेहतर करना है तो हमारे पास सक्षम तंत्र क्या है या प्रणाली क्या है। प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र की धारणा को विकसित करने वाली प्रणाली है। दूसरा साम्यवादी, उसी से आगे बढ़कर हम समाजवादी पहले हुआ करता है, जिसे साम्यवादी। 2 ही स्वरूप के सरकारें अभी वर्तमान में दिख रही है, जिसमें लोकतंत्र में बहुत से अमेरिका, भारत जैसे देशों का नाम आता है, और साम्यवादी में आपको चीन, उत्तर कोरिया जैसे आपको राज्यों का नाम आता है। क्लियर है। यहाँ पर समझिएगा, आपको यह व्यवस्था कितना भी बुरा क्यों नहीं लगता हो, लोकतंत्र के सिस्टम, इकोसिस्टम, उसकी प्रणालियाँ, वो पर एक बेहतर समानता की बात करता है, समानता होने तक की प्रक्रिया को लागू करने की बात करता है। अब कितना समान हुआ है, कितना समानता हुआ है एक दूसरे के बीच, XY व्यक्तियों के बीच, कितना होने की कमी उसके बीच दिख रही है, ये अलग मुद्दा है, एक अलग विषय है। पर जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में बेहतर समानता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 प्रमुख स्तंभ है। किसका? धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान की समाज की 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों अवधारणाएं भारतीय लोकतंत्र की संरचना को परिभाषित करता है। इस तरीके से उन राष्ट्रों के साथ भी प्रतिनिधि करता है जहां पर भारत जैसे विचारधारा काम करती है। पर बांग्लादेश में यहाँ मामला उल्टा पड़ रहा है। पहले तो जब आज़ाद हुआ पूर्वी पाकिस्तान,
इंदिरा गांधी जी के सशक्त निर्णय और उनके सहयोग के कारण, तो वहाँ पर भारत जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रहा था कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए। पर यूनिस जो सरकार वर्तमान में तत्कालीन सरकार काम कर रही है, उसके विचार अलग ही है। वहाँ अपना एक अलग राष्ट्र की पहचान देना चाहता है, वो अलग उसका मुद्दा है अपने राष्ट्रीय हितों में। पर यहाँ पर समस्या यह उत्पन्न होगा ना, जब आप इस मौलिकता को छोड़ दीजिएगा तो आप किस संदर्भ में काम कीजिएगा? तो आप है ना संविधान के विपरीत जाके काम कीजिएगा। तो विपरीत, जब आपके पास अभी सत्ता है या हम इसको पावर कर सकते हैं, पावर है, तो आप सत्ता का अभ्यास कर रहे हैं। क्लियर है? सत्ता का अभ्यास कर रहे हैं और उसी अनुसार आप काम कीजिएगा। पर जब समय आपके विपरीत जाएगा या आपके इकोसिस्टम के विरुद्ध जाएगा, तो आपके पड़ोसियों में सबसे पहले भारत आएगा। और भारत इन विचारधाराओं के साथ ज़्यादा रहना चाहता है और इन्हीं विचारधाराओं को सपोर्ट करना चाहता है। आप जब एक धार्मिक राष्ट्र के तौर पर काम करें, जैसे पाकिस्तान काम करता है, पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत सपोर्ट करना चाहता था, बहुत लंबे समय तक उसकी बचकानियाँ हरकतों को हमने माफ़ किया। पर एक समय ऐसा आ गया ना कि उसकी बचकानियाँ जो हरकतें थी उसको नज़रअंदाज करते हुए एक समय ऐसा है कि हमने मुंह फेर लिया। और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, किसी से छिपा नहीं है, केवल वो चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। तो यह समझने की आवश्यकता होगी कि आपके पड़ोसी में, जो आपके पड़ोस मुल्क हैं, उसमें कौन सी व्यवस्था काम कर रही है। केवल अपने नीतियों के आधार पर अगर आप बना देते हैं नियम कानून, तो आपके पड़ोस में जो देश हैं उससे जब सहायता मांगिएगा तो वो अपनी नीतियों के आधार पर ही सहायता करेगा ना, प्रबंधन करेगा। तो आपको यह समझना होगा आने वाले समय में आप राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जो हमारा अंतर संबंध है वैश्विक, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, वो भी प्रभावित होगा। तो कोई भी काम करने से पहले ना आपको वर्तमान है ना पैर के नीचे के गड्ढे में जो पानी है उसको मत देखिए। आगे चलकर जो समुद्र आपके आगे है उसको झांकने का प्रयास कीजिए कि भारत के जो कॉन्सेप्ट है आने वाले समय में विश्व अपनाएगा। आने वाले 25 साल 50 साल के बाद भारत जो कॉन्सेप्ट देता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की बात करता है, आपसी सहयोग की बात करता है, सहअस्तित्व की बात करता है, लोकतंत्र का समानीकरण की बात करता है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है आने वाले समय में भारत के द्वारा जो दिए गए हैं विश्व अपनाएगा। तो आपको यह आज न कल इसको मानना होगा। तो भारत में जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाने की आवश्यकता है, यह सबसे पहले तो आप समझ लीजिए। अब वो बांग्लादेश का तत्कालीन आंतरिक मामला है, वो जो चाहेगा वो कर ही लेगा कि हम केवल एक धर्म, मुस्लिम धर्म को ही अपने देश में मान्यता देंगे, तो दीजिए, कोई बेशक कोई इसमें रोक थोड़ी रहा है। पर आने वाले समय में आपको क्या सीमावर्ती समस्या होगी, क्या द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दों पर समस्या होगी, वो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर 16 फरवरी को ये सीमा वार्ता दोनों के बीच होगी, ये VPT फैक्ट याद रखना है। जब हम धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात करते हैं तो उसके मौलिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। क्या है मौलिक कॉन्सेप्ट? मौलिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं, अर्थ राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अलगाव की बात करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों का समान आदर करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, न मानने या प्रचार करने का अधिकार है, ऐसा बात बोलता है। धार्मिक तटस्थता अपनाएगा, जहाँ राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। धार्मिक समानता, भारत में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को समान अधिकार प्राप्त है, ऐसे भारतीय दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। वहीं पर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर युक्तियुक्त प्रबंधन नाम सुनिए, आप लोग सुनते होंगे ना, युक्तियुक्त प्रबंधन, या हम अपवाद कहते हैं, जिसे अपवाद कहते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। तो क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता उसी दृष्टि से काम करता है जिस रूप से वो परिभाषा बताता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य और धर्म के अलगाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों के साथ सम्मान अवधारणा की बात करता है। हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। धार्मिक आचरणों के बीच पंथ आचरण भी होते हैं, जैसे हिंदू के अनेक पंथ होंगे, मुस्लिमों के अनेक पंथ है, जैनों के अनेक पंथ है, तो उनके बीच
भी क्या करता है, समान धारणा की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। इसका उद्देश्य क्या, एकमात्र उद्देश्य है सामाजिक और धार्मिक एकता को बनाए रखना। ये धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में समझिएगा। यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखिए। जब पॉलिटी में आप ऑप्शनल पेपर पढ़ते हैं या जीएस में जब पॉलिटी पढ़िएगा तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा, धार्मिक तटस्थता की, कि क्या सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य की स्थिति के अनुसार राज्य में युक्तियुक्त प्रबंधन की बात करता है। युक्तियुक्त प्रबंधन आपको पढ़ते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे। युक्तियुक्त प्रबंधन क्या होता है, जिसमें राज्य ना कोई नियम कानून बना सकता है, उसके अनुरूप ही काम। आप ऐसा नहीं कि आपको क्या किया जाता है, असीमित तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता दे दी जाएगी। आपको मौलिक रूप से स्वतंत्रता है, पर आप स्ट्रीम लेवल पर जाकर स्वतंत्रता व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अभी आप महाकुंभ लगा हुआ ना, तो उसके बीच जाकर आप मान लीजिए अन्य धर्म के लोग अपने क्रियाकर्म नहीं करेंगे। अगर कोई ये क्रियाक्रम करना, उस व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए एक्स व्यक्ति को जाके यहाँ चाहता है कि हम यहाँ पर अपना धार्मिक क्रियाक्रम कर सके, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये एक्स व्यक्ति को अपना धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने क्रियाक्रम करे, पर ऐसा भी धार्मिक क्रियाक्रम करने की छूट नहीं दी गई है कि कोई खास वर्ग का लोग यहाँ पर मान लीजिए धार्मिक प्रतिष्ठान कर रहा है, उसके बीच जाकर अपना क्रियाक्रम कर लीजिए। ऐसा नहीं, राज्य इसके लिए क्या करेगा, युक्ति प्रबंधन बना कर रखेगा और उसको यह शक्ति है। तो आप उसको उस मान लीजिए वाई है, तो वाई के विपरीत जो लोग होंगे उसको वहाँ पर अपने आचरण करने की सुविधा नहीं होगी। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, आचरण करने की सुविधा नहीं होगी। ऐसे ही मान लीजिए आपका कोई प्रतिष्ठान चल रहा है, मुस्लिमों का कोई प्रतिष्ठान चल रहा है, पूरा मुस्लिम वर्ग यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो कोई हिंदू या उसके मुस्लिम के अलावा कोई अपना धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं कर सकेगा। वो राज्य उस पर क्या करेगी, युक्ति प्रतिबंध करा देगी। पर व्यक्ति के तौर पर दोनों लोग अपने अपने धार्मिक आचरण करने के लिए स्वतंत्र है ना, तो ये चीज़ समझिएगा, युक्ति प्रबंधन आपको लगा दी जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोक दिया जाता है। आप है ना, किसी भी धर्म को मानने वाले हो ना मानने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, पर ऐसा प्रतिष्ठान नहीं कर सकते, ऐसा आचरण नहीं कर सकते जिससे दूसरे वर्ग को, उसकी भावनाओं को, उनके धार्मिक आचरण को प्रभावित कर दे। तो ये निश्चित आप कंफर्म हो जाइए कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश में असीमित रूप से नहीं है, वह राज्य के युक्ति प्रबंधन का मामला है। क्लियर है। दूसरा, आपको यहाँ से यह पूछा जा सकता है, धार्मिक तटस्थता, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। देखिए, यह सैद्धांतिक रूप से सही है, पर हम युक्तियुक्त रूप से जब धरातल पर आते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रीज़न उसके पीछे है कि जब राज्य का जो अधीनस्थ होगा और उच्चस्थ होगा, वो व्यक्ति विशेष होता है ना, व्यक्ति विशेष होता है। तो व्यक्ति विशेष क्या करता है, अपने आचरण के अनुसार काम करता है। तो उसका आचरण क्या होगा, अपने धर्म को मानना, अपने विरासत को मानना, साथ ही साथ अपने क्रियाकलाप में क्या करेगा, नैतिकता को लेकर आना। नैतिकता कहाँ से आती है, धार्मिक प्रतिबंध से आती है, धार्मिक प्रतिबंध से आती है। जो धार्मिक प्रतिबंध उसको लगाया जाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, जैन होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, उसी के अनुसार ये परिवर्तन करता रहेगा और यही लोग शासन करते हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है जो धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य जो है वो तटस्थ होगी, वो राज्य सभी को समान अवसर देगी। जैसे भी महाकुंभ में राज्य की सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुस्लिम लोगों को यह सुविधा नहीं है। अभी हाल ही में आपको हज के लिए समझौते हुए हैं, तो एक साथ देखिए दोनों पंथों में काम हो रहा है ना, तो यह समझने की आवश्यकता हुई। कल ही आपको हज समझौता हुआ, मैंने आप लोगों को पीपीटी में उपलब्ध कराया था, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि सरकार सभी जगह समान रूप से काम करती है। हाँ, आपको यह मात्रा के आधार पर अंतर दिख जाएगा, तो ये सब चीज़ें युक्तियुक्त प्रबंधन का मामला है। तो आपसे कभी भी पूछे तो आपको यह कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता की असीमित स्वरूप है, तो बिल्कुल नहीं है सर, यह युक्तियुक्त प्रबंधन का मामला है। धार्मिक तटस्थता में क्या हम सर्वोच्च तटस्थ रहने की तकनीक अपनाते हैं राज्य के तौर पर, तो बिल्कुल भी नहीं सर। यह आवश्यकता और जो युक्तियुक्त प्रबंधन के तौर पर देखा जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बता देना, आगे बढ़ जाना। क्लियर है।
अगर हम समाजवाद देखें, सोशलिज्म की बात करें, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात सामाजिक रूप से समान होगा और आर्थिक रूप से समानता होगी। अब सामाजिक न्याय बोलता है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की बात होगी, संसाधनों का न्याय संगत वितरण होगा, गरीबी और असमानता में कम करना, लेकिन लोक कल्याण में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करना, ये सब समाजवाद के कॉन्सेप्ट बताते हैं। वैधानिक समाजवाद क्या कहता है? भारत में आपको समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है, जहां निजी संपत्ति की अनुमति होती है, लेकिन राज्य का हस्तक्षेप भी होता है। संवैधानिक समाजवाद के तौर पर राज्य आपको समता और समानता के स्तर पर क्या कर देगा? आपको प्रबंधन करेगा। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वहीं भारतीय संदर्भ में समाजवाद को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा राज्य और निजी क्षेत्र का मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। वहीं आर्थिक योजनाओं में जैसे पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती थी, माध्यम सरकार निजी गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाते रहेंगे। अब वहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। अब धर्मनिरपेक्षता समाजवाद के बीच संबंध क्या है? तो देखिए, समानता न्याय के आधार पर, समाज में सामंजस्य के आधार पर, संवैधानिक मूल्य के आधार पर दोनों के बीच संबंध को स्थापित किया जा सकता है। जहां पर समानता न्याय में धर्मनिरपेक्षता समाजवाद दोनों समानता सामाजिक न्याय पर आधारित बताता है। वही धर्मनिरपेक्षता धार्मिक एकता और सुनिश्चित करती है, जबकि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक एकता को सुनिश्चित करती है। वही जब हम संवैधानिक मूल्य में धर्मनिरपेक्षता समाजवाद को देखते हैं तो भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का एक तंत्र के तौर पर इसे माना जाता है। तो यह तंत्र के तौर पर काम करेगा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे भारतीय संविधान में। तो संवैधानिक मूल्य के आधार पर भी अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो चलिए एक पीटी का प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव, समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। तीसरा कथन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यहाँ पर बताना है केवल 1 और 2 कथन सही है। आपको क्या पूछ रहा है? विचार कीजिए। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है और उपरोक्त सभी सही है। अर्थात पूछ रहा है यहाँ कितने कथन सही है, तो आपको यह बता देना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दीजिएगा और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ से एक मीन्स प्रश्न भी बनेगा जिसका अभ्यास आप लोग करिएगा। जैसे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद लोकतंत्र का मूल धारणाओं में निहित है। इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जो मूल धारणा है उसके संबंध में भारतीय दृष्टि क्या है, इसको स्पष्ट करना है, बताना है। चलिए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर का इंतजार 7 PM तक करूंगा। आज की कॉपी के साथ सारी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी और हम चीज़ों को कवर कर लें। तब तक के लिए हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक पीटी फैक्ट है, इसे भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। एक दिवसीय प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर बनाया गया भारतीय महिलाओं के द्वारा। और फिर 70 गेंदों में स्मृति मंदाना ने महिला क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक भी जड़ी और यह रिकॉर्ड बन गया। तो ये सब फैक्ट याद रखने। क्लियर है? तो यह किसके खिलाफ हुआ है? राजकोट में आयरलैंड टीम के खिलाफ महिला टीम ने क्या की है कि एक सर्वोच्च स्कोर एक दिवसीय प्रारूप में भारत की तरफ से बना दिया। इसे याद रखिएगा। अगर हम सबसे सर्वोच्च स्कोर की बात करें तो 491 न्यूजीलैंड आयरलैंड महिला टीम की है। तो यह भी याद रखिएगा, यह महिला टीम की जो स्कोर सबसे हाईएस्ट की बात हो रही। दूसरा न्यूजीलैंड की है, तीसरा भी न्यूजीलैंड का है। तो तीनों का याद रखना। भारत 435 बनाया, राजकोट 2025 में। अब यह ध्यान रखिएगा 2018 में पहला न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ ही बनाया था। ये सब स्कोर आयरलैंड के खिलाफ बन रहे हैं। तो थोड़ा सा आयरलैंड टीम को चाहिए कि हम अच्छा प्रदर्शन करें भाई। तो इस तरीके से काम कैसे चलेगा? चलिए, और वनडे में भारतीय महिलाओं के बड़ी जीत की बात करें, 304 रन से जीती है, सबसे बड़ी जीत यह है। उसके 299 रन से 49 रन से आपको आयरलैंड के खिलाफ भी 2017 में जीती थी। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखने हैं। 435 रन बनाए भारत ने, तो यह इतिहास था। पुरुष और महिला में सबसे अधिक स्कोर बनाया था। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है?
तो पीटी फैक्ट के नज़रिए से आज का ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए मेंस में आते हैं, मेंस के टॉपिक पर। तो भारत को विकसित बनाने की कुंजी के तौर पर देखा जा रहा है, कैसे हम बना सकते हैं विकसित। तो देखिए लगातार हम बात करते हैं 2047 की लक्ष्यों की बात करते हैं और उससे आगे के भविष्य की बात करते हैं। तो विश्व गुरु बनाने के लिए बातें हो रही, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक मुद्दों पर हम परिवर्तन की बात करते हैं, पर वहाँ पर मूल मंत्र यह समझना होगा ना, इसके लिए कुंजी क्या होगी, किस आधार पर हम इसे विकसित बनाएंगे। केवल हवाबाजियाँ हो जाएगी या व्यक्ति विशेष शासन विशेष यह बोलता रह जाएगा कि हम विश्व गुरु बनेंगे 2047 तक बन जाएंगे। तो वहाँ पर सभी वर्गों का, खासकर युवाओं का योगदान क्या होगा, उसकी ऊर्जा, उसकी जो इनोवेटिव आइडिया है, उसकी प्रतिभा, उसको कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा, इस सारे मुद्दों पर हम आज बात करने वाले, जहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इन सब चीज़ों को लेकर। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा, हम जो अपनी न्यू कौटिल्य के मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का आप नाम सुने होंगे, वहाँ से बात शुरू होती है कि भारत को एक ध्रुवीय राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थात एक सर्वोच्च सत्ता बनाने के लिए आर्यभट्ट ने क्या किया था। चौराहे पे खेलते किसी व्यक्ति को उठाकर वो एक मगध साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का वो क्या बना देता है, एक कॉन्सेप्ट बना देता है, एक ऐसा बना देता है विचारधारा जो आने वाले समय में आज तक उसकी धारा को देखी जा रही है, सुनी जा रही है। तो ऐसे युवाओं को कैसे ऊर्जावान बनाए, समृद्ध बनाए, राज्य का एसेट बनाए, इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए मध्यकालीन भारत, जब देश बाहरी आक्रमणों और समाजवादी ताकतों से जूझ रहा था, वहाँ युवा शक्ति अपनी वीरता और बलिदान से देश की रक्षा कर रहे थे। इसके लिए लाख लोगों का योगदान आप गिना सकते हैं। कुछ का नाम आपको याद होगा, पर ऐसे हम इनटू आउटटू दोनों स्तरों पर काम कर रहे थे। हम शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई जैसी युवाओं की योद्धाओं की बात करते हैं, आत्मसमर्पण की बात करते हैं। शिवाजी महाराज मात्र 16 वर्ष की उम्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संस्कृति संरक्षित करते हैं। उन्होंने अपने साहस में अद्वितीय साहस दिखाया। उन्होंने कहा, मेरी अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई की बात कर, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बोलती, अपने जब हस्तांतरण हुआ था, अंग्रेज उनके सत्ता को हथियाना चाहता, उस दौरान उनके द्वारा कहा गया। और 1857 की क्रांति आप सुनते होंगे। उसके बाद हम जब चलते हैं कला संस्कृति में, तो विवेकानंद, आपका नाम सुनते हैं विवेकानंद। इस तरीके से नाम युवाओं को न केवल अपने बारे में बल्कि समाज के बारे, हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। सब बातें स्वामी विवेकानंद युवाओं को सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में अगर हम बात करें तो पहलों में युवाओं के वैज्ञानिक, किसानों का योगदान उल्लेखनीय था। अब हम IIT IIM जैसे अन्य संस्थाओं युवाओं की भागीदारी देख सकते हैं। भारत का नेतृत्व करते हुए सुंदर परिचय आपको इस तरीके का नाम सुनने को मिलता है जो युवा वर्ग से आते हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। भारत सरकार इसके लिए रोजगार सृजन के लिए युवाओं की भूमिका में स्टार्टअप कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां पर स्टार्टअप इंडिया के तहत लोगों को रोजगार दिया जाए। उनके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आपको क्या किया जा रहा है, बेहतर प्रबंधन किया। भारत में लगभग 66% जनसंख्या 35 वर्ष से कम है, तो इसके लिए सरकारें भी प्रतिबद्ध है, काम करें। उनको कौशल रोजगार दिया जा रहा है। समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल जो है युवाओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण दे रही है, ताकि वो अपने पूंजी निर्माण कर सके, उनको डिमांड्स क्रिएट कर पाए। ये सब चीज़ों को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। तो इन आधारों पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र पर युवा सक्रिय देखने को मिल रहा है। नीति निर्माण में, सामाजिक सुधार में, जन जागरूकता अभियानों में लगातार जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, शिक्षा अधिकार, महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दे पर लगातार काम कर रही युवा है। तो युवा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करेगी। और हैशटैग जो या @2047 जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर भी हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे इन लोगों का। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो डिजिटल इंडिया की कॉन्सेप्ट बढ़ी है, तो लोगों के पास उपलब्ध हुआ है, रोजगार उपलब्ध हुए हैं, उसके लिए अन्य साधन बने हैं, कमाने के अन्य साधन बने हैं। तो कुल मिलाकर बात ये की जाएगी कि जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, विकसित पूंजी की बात कर रहे हैं, भारत को विकसित बनाने के पूंजी के तौर पर युवा सबसे ज़्यादा योगदान है। 35 वर्ष वायु वर्ग के लगभग 66% जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है, उनको रोजगार, सेवा आपूर्ति और सक्षम एसेट बनाने की आवश्यकता है, जिसका पूर्ण उपयोग हम
एज डी रेट 2047 तक इसका जो मंशा बना के रखे हुए विकसित भारत बनने के, विश्व गुरु बनने के लिए, उसमें वो इसका उपयोग कर सके। तो युवा शक्ति का योगदान आपको समझने की आवश्यकता है। हाल ही में युवा से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया था। तो ये सब फैक्ट को याद रखना है, पीटी फैक्ट को। चलिए, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। यहाँ नहीं पूछेगा, पीटी में नहीं पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा, तो इंटरव्यू में तो ज़रूर पूछेगा। यह कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने एग्ज़ाम फाइनल लिस्ट में आने से पहले इस टॉपिक को ना पढ़ा हो, ना समझा हो, ना उससे पूछा गया हो। ऐसा कोई अभ्यर्थी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है तरक्की हम जैसे जैसे करते हैं, बरकत पोषण की चुनौतियां उभर कर सामने आती है। या गरीबी और पोषण के बीच जब हम सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ समस्याएं, नीतिगत समस्याएं देखने को मिलती है। उसी से संबंधित गरीबी और पोषण संबंधित विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों को रेखांकित करते हुए गरीबी में लगातार कमी आ रही है, लेकिन लोगों के पास भोजन के पोषण तत्वों की कमी चुनौती का कारण बना हुआ है। हमने खाना उपलब्ध करा दिया है, पर खाना में पौष्टिकता नहीं है, अर्थात पौष्टिक खाना नहीं है, जिससे सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। किनका? बच्चों का माँ जो होती, गर्भवती माँ होती है उसका। इस तरीके से क्या होता है, एक पीढ़ी आपको शोषण वाली उत्पन्न होती है। शोषण वाली पीढ़ी शोषित रहती है किसी न किसी तरीके से, वो दायरे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गरीबी के सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण गरीबी में कमी आई। वही विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति जो सोफी रिपोर्ट है 2023 में भी कहा गया था कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर गरीबी कम तो हो रहा है, पर पोषण अर्थात विटामिन मिनरल्स वाले जो प्रोटीन खाद्य वस्तुएं होती है उसकी कमी देखने को मिलती है उनके खाद्य व्यवहार में। तो अर्थात 2020 और 22 के बीच लगभग 7.4 करोड़ लोग अल्प पोषण के शिकार थे। इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया, आकलन किया गया, बातें की गई, आहार में कमी, पौष्टिक आहार में कमी थी। इस प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों के बीच भारत 111वां स्थान लाता है। ये सब बातें बताई गई थी। वही SBI का रिसर्च पेपर क्या बोलता है कि गरीबी से कमी शहरी इलाकों की तुलना ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहां वर्ष 2011-12 में गरीबी जो ग्रामीण गरीबी था 25.7% थी, शहरी में 13.7% था। वहीं वर्ष 2023-24 में ग्रामीण घटकर कितना हो गया, यह ध्यान रखिए, 4.86% हो गया और शहरी गरीबी घटकर 4.9% हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 14 वर्षों में आमदनी बढ़ने से जहां शहरों में हर माह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च, ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च जितना बढ़ेगा उसके खाद्य क्षमता बढ़ेगी, उसके एसेट निर्माण करने की क्षमता बढ़ेगी, निवेश क्षमता बढ़ेगी। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 3.5 गुना हो गया, वहीं ग्रामीण इलाकों में करीब 4 गुना हो गया। हाल ही में मैंने 3 दिन पहले इस पर भी चर्चा किया था, आप लोग को याद हो तो। वहीं 2009-10 में 2023-24 के बीच शहरी इलाकों में उपभोक्ता खर्च लगभग 1984 रुपया था, जो बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया, 6996 था, लगभग 7000 के अप्रोक्स होगा। ग्रामीण इलाकों में 1054 था, जो वर्तमान में आपको लगभग 4122 रुपया हो गया। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बीते 4 जनवरी को प्रधानमंत्री ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में संबोधित करते हुए कहा, देश में गरीबी की तेजी संख्या कमी आ रही है, पिछले 24 में घटकर 5% के करीब आ गए। सब फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सीधा सा मामला समझिएगा कि गरीबी की संख्या घट रही है, पर पोषण का स्तर उसी अनुपात में नहीं घट रहा है, उसी अनुपात में नहीं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात हम पौष्टिक आहार लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। वो सरकारी योजना की बात कर ले, हालांकि सरकार इसके लिए काम कर रही है, पर इसी तरीके से बहुत से मिलेट्स का योजना चलाया गया, डिपोट किया गया खादानों में पौष्टिक आहार, विटामिन मिनरल्स के तत्व हम DNA फिगर प्रिंटिंग करके, आपको याद होगा ये सब कॉन्सेप्ट मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। तो इस तरीके से सरकार काम कर रही है, पर मामला कहाँ फंस जाता है इसके लिए ध्यान रखना। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार पॉइंट ऑफ सेल्स
पीओसी मशीनों की शुरुआत की 2016 में, अनियमितता दूर हो सके इसके लिए। अब ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, 54 करोड़ अधिक लोगों को जन धन खाता है, ये सब फैक्ट आपको तो याद होगा ये सब चीज़ें। 2024 तक 40 लाख करोड़ रुपए अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में सीधे जमा हुई। तो लोगों के पास पैसे भी पहुंच रहे हैं, तो फिर भी लोग पोषण युक्त खाना क्यों नहीं खा पा रहे हैं? ये सब ध्यान रखिए कि गरीबी सूचकांक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2024 के अनुसार 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से दायरे से बाहर आए। दुनिया में खपत जो अर्थशास्त्री जो ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री है थॉमस पिकेटी का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है, गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर कर सामने है, लेकिन पोषण के स्तर पर कहीं ना कहीं में और भी सोचने की आवश्यकता है और भी काम करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें 2030 तक गरीबी से बाहर आने वाली संख्याओं का, तो लगातार हम संख्या तो कम कर रहे हैं, लोगों की गरीबों के सशक्तिकरण मिल रहा है, लोगों को अवसर मिल रहा है, पर यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी पोषण के स्तर को कैसे सुधारा जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोषण के स्तर को सुधारने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, जो सिफारिशें किया है रिपोर्ट उस पर एक बार नज़र जरूर डालने की आवश्यकता है। जैसे लक्ष्मी दास रिपोर्ट 1952, वीआई अघल समिति 1979, याद रखिएगा। इसके बाद डीटी लक्ष्मी नारायण समिति 1989, याद रखिएगा। एसडी तेंदुलकर समिति 2009, उसके बाद आपको रंगराजन समिति भी आपको एक देखने को मिल जाएगा 2012। ये सब समितियां, लास्ट में आपको एक अशोक मेहता समिति 1997, याद रखिएगा, जो अलग से सामाजिक न्यूनतम की बात करते हैं, जोर देते हैं। ये सब फैक्ट की बात करते, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक विकास के संदर्भ में देखने की बात करते हैं गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को। अगर हम बात करें कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित गरीबी का अवधारणा देते हैं लक्ष्मीदास रिपोर्ट, जो सबसे पहली गरीबी रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद अघल समिति क्या करता है, गरीबी रेखा कैलोरी के उपभोग पर आधारित किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। और इस समिति पहली बार कैलोरी आधारित गरीबी रेखा का उपभोग की बात करता है अघल समिति। वहीं लक्ष्मी नारायण समिति, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। एचडी तेंदुलकर समिति, याद है, गरीबी का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मानकों के आधार पर ध्यान रखा। गरीबी रेखा इन्होंने आकलन दिया कि प्रतिदिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन खपत कर रहा है, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा, ऊपर माना जाएगा। ये सब फैक्ट उनके द्वारा दिया जा चुका है। सी रंगराजन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिशों में ध्यान रखे तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को संशोधित कर उसमें गरीबी के आकलन के लिए उपभोग व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं पर आधारित कर दिया। और गरीबी रेखा का आकलन किए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रति और शहरी क्षेत्रों में 43 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 2011-12 के अनुसार रंगराजन समिति गरीबी दर को कितना 29.5% बताया था। अशोक मेहता समिति के मैंने अपनी रिपोर्ट बता दी, क्या करता है, सामाजिक न्यूनतम पर जोर देने की बात करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण देख ले, विश्व बैंक और एसडीजी की बात कर ले, सतत विकास की, तो $1.90 प्रतिदिन जो क्रय शक्ति क्षमता पीपी मोड पर, जो पीपी स्तर पर होता है, क्रय शक्ति समानता के आधार पर अगर वैश्विक गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो ये सब फैक्ट याद रखना। वहीं 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य देता है एसडीजी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर गरीबी कम करने के लिए बात तो आ रहे हैं, पर सरकार इसके लिए क्या करे। भारत में गरीबी की स्थिति की बात कर ले हम, तो ध्यान रखिए संख्या प्रतिशत में विश्व बैंक के अनुसार 2024 में गरीबी कितनी थी भारत में, 12.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। यानी ये लोग रोजाना $2.5 लगभग 181 रुपये से भी कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं 1990 में यह आंकड़ा कितना था, 431 मिलियन। तो संख्या कम हुई है, पर वही मैं शुरू में बोल रहा पोषण की कमी, तो पोषण को दूर करने का अन्य विकल्प हम ले सकते हैं। जैसे इसके कारण क्या है, गरीबी के कारण क्या है, तो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बात होती है, अशिक्षा, कौशल की कमी की बात होती है, अशिक्षा असमानता की बात होगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास का असंतुलन की बात होगी। वहीं पोषण की स्थिति में हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पोषण संकट, ध्यान रखिएगा, जहां स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो बाल कुपोषण की बात करता है, महिला पोषण की बात करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की बात करता है, जहां पर भारतीय के अनुसार, इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 35% अधिक बच्चे अभी भी अल्प विकसित है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला पोषण की बात करें तो एनीमिया के शिकार है, जिसमें 50% अधिक लोग हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, विटामिन और खनिजों की कमी के कारण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कारण इसका है गरीबी और भोजन तक सीमित पहुंच है, स्वास्थ्य और जो स्वच्छता की खराब स्थिति है, मातृ पोषण और शिक्षा का अभाव है, सामाजिक और आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से हम काम करें उसके लिए आपको नीतियाँ बनानी होगी, नीतियों को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारना होगा। जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं, शिक्षा का अभाव की बात करते हैं, अभी भी महिलाओं को शिक्षा को उस अवसर तक नहीं पहुंचा जहां पर वो आपसी समझ विकसित कर सके। स्वास्थ्य और स्वच्छता की हम बात कर ले, अभी भी जाइए आप अपने सार्वजनिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, अब वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी। हम एक इमर्जिंग दुनिया में तो हैं, भारत विकसित हो रहा है, पर वहीं धरातल पर आप किसी भी शहर के किसी भी नक्के नूड़े पर जो खड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका वस्तु स्थिति देख लीजिए, वहाँ की व्यवस्था को जाकर देख लीजिए, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि हमें कहाँ काम करने की आवश्यकता है। मल्टी डायमेंशनल पोषण संकट में हमें काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने की बात, अभी तक खून की कमी को हम नहीं कम दूर कर पाए। सीधा सा अर्थ है खून की कमी का अर्थ का मतलब है उनको पोषण युक्त खाद्य सामग्री नहीं उपलब्ध हो रही जिससे उनका खून बने। ये सब फैक्ट याद रखने क्लियर है। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को अच्छे से करने की आवश्यकता है। जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, मार्केट में सबसे बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको अपडेट डाटा के साथ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको इसका खाना पूर्ति हो रही, तो क्या करना है, जो भी है इसका माइक्रो नोट जरूर बना लेना है, माइक्रो नोट जरूर बनाइएगा और उसको ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है DNA का, जो बैच प्राइम बैच लेते हैं वो बच्चों की उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उस ग्रुप में जाकर सेंड कीजिएगा और अपने माइक्रो नोट्स को रिव्यू जरूर करवा लीजिए, ताकि अगले वीक में आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सके। क्लियर है, किसी प्रकार का एरर ना हो। तो ज़रूर है आप लोग अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए, हम अपने बेहतर काम को कर रहे हैं, तो दोनों को समग्र प्रयास से हम एक सफलता के दौर में पहुंचेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चीज़ों को समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए व्यू के साथ ही साथ हम इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।